हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक फाइनेंस विद मनीष। तो आज हम बात करेंगे कि कल यानी कि 10 अगस्त को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी केस से रिलेटेड जो नए खुलासे किए हैं, जिनमें सीधे सेबी के जो चेयरमैन हैं उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठा दिए हैं कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को जेपरडाइज कर रही हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, यानी कि अपने फायदे के लिए। जेपरडाइज का मतलब होता है कि किसी काम से किसी चीज़ को खतरे में डालना या रिस्क में डालना। मैं चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियल और लीगल टर्म्स भी समझे जो कि बार बार आर्टिकल में यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि क्या है इस रिपोर्ट में। ऑर्गुमेंट रिवील सेबीज चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूजिंग अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल। तो सबसे पहले तो मैं आपको विसल ब्लोअर का मतलब बता देता हूँ। विसल ब्लोअर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर का कोई भी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का समूह, यानी कि इंडिविजुअल या ग्रुप, जो कि वहाँ चल रही इलीगल या कह सकते हैं एथिकल या इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ को बाहर लाए, उसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर। तो कल 10 अगस्त को रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसने पूरे शेयर बाजार में और वित्तीय बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में हर जगह कोहराम मचा दिया कि क्या फिर से हम एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखेंगे अडानी के शेयर्स में। तो चलिए हम इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो पहले इन्होंने थोड़ा वही बैकग्राउंड दिया कि 18 मंथ पहले, यानी कि अराउंड 25 जनवरी 2020, जितना मुझे याद है 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट पहली बार बाहर आई थी, जिसमें कि हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगाए थे। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि सेबी हैज शोन अ सरप्राइजिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अडानीज एलिज्ड अनडिस्क्लोज्ड वेब ऑफ मॉरिशस एंड ऑफशोर सेल एंटिटीज। तो पहले तो मैं आपको इसका जो असर हुआ था अडानी के स्टॉक्स के ऊपर दिखा देता। तो यहाँ पे मैंने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का स्टॉक खोला है कि जो कि अडानी की पावर जनरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। अब मैंने इसी कंपनी को चुना, ये आपको आगे बताऊंगा। तो जैसा आप देख सकते हैं 24 जनवरी को रिपोर्ट बाहर आई थी और ये 25 जनवरी को इसका रिजल्ट, इसका जो इम्पैक्ट था वो देखा गया था। तो यहाँ से ये स्टॉक जो करेक्ट हुआ, या करेक्ट करना तो गलत टर्म होगा, यहाँ से जो स्टॉक क्रैश हुआ एक न्यूज़ के कारण जो कि हिंडनबर्ग थी, तो ये अराउंड 78% अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का स्टॉक क्रैश हुआ। तो ये था इस न्यूज़ का इम्पैक्ट। तो हम आगे बात करते हैं कि क्या था, और मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊंगा जिससे कि आप समझ पाएं कि इतना बड़ा भी ये क्या बात थी कि अडानी जो इतना बड़ा एक नाम बन गया था, सेकंड रिचेस्ट जो फोर्ब्स के लिस्ट में आ गए थे, क्यों इनकी कंपनी इतने धराशायी हो गई एकदम से क्रैश करके। बिकॉज एक मंथ के अंदर अडानी जैसे ग्रुप का 75% क्रैश करना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या क्रेडिबिलिटी थी हिंडनबर्ग की, वो भी हम नहीं, जो कि एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म है। देखिए मार्केट में पैसा कमाने का दो तरीका होता है, या तो देखिए तरीका एक है कि आप सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, या पहले शेयर खरीदिए बाद में बेचिए, या पहले बेचिए बाद में खरीदिए। पहला जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, जो सभी लोग करते हैं। और जो दूसरा है इसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, कि आप पहले आप महंगा बेच दीजिए और बाद में सस्ता खरीद लीजिए। इंडिया में शॉर्ट सेल करने के दो तरीके हैं, या तो आप इंट्राडे को करिए, जिसमें आप लोगों ने बहुत लोगों ने किया भी होगा, उसको हम कहते हैं मार्जिन से ट्रेड करो। तो उसमें हम 5x का मार्जिन हमारा ब्रोकर में देता है पर पोजीशन कैरी करने के लिए। और वो इंट्राडे होता है कि आपको आज ही शॉर्ट करना, आज ही उसको स्क्वायर ऑफ भी कर देना। स्क्वायर ऑफ का मतलब आपकी नेट पोजीशन जीरो, कि आपने जितना सुबह बेचा था शाम। और दूसरा जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होता है कि आप अपने इस जो आपने आपको लगता है कि ये जो इंडेक्स है या जो स्टॉक है जिसको आपने शॉर्ट सेल किया कि ये शायद एक दो दिन बाद असर हो, तो इसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ट्रेड। और कैरी फॉरवर्ड करने का एक तरीका होता है कि आप वायदा कारोबार में करिए, यानी कि ऑप्शंस और फ्यूचर के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। इंडिया में स्टॉक्स को बहुत मुश्किल होता है कि जिनमें ऑप्शन, मुश्किल क्या इंपॉसिबल होता है कि अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट करना चाहते हैं उसमें ऑप्शन ओपन नहीं है तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, केवल इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी तभी अगर आपका ब्रोकर आपको मार्जिन दे। खैर, अमेरिकन जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग ने, इसने अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं किया था, इसने अडानी के बॉन्ड्स को शेयर शॉर्ट किया था। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। बट आप ये समझ लीजिए कि अडानी को अगर पैसा उठाना है या तो वो बैंक से उठाएगा या वो अपने बॉन्ड इशू करेगा। बॉन्ड और डिबेंचर ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो अडानी के जो बॉन्ड्स थे उनको शॉर्ट किया गया था कि इनके बॉन्ड जो ट्रेड हो रहे थे फॉरेन मार्केट में, उसकी वैल्यू नीचे जाएगी। ये उसका एक ट्रेड था, यानी भाषा में तो ये सट्टा हमारा था कि ये इसके बॉन्ड की वैल्यू नीचे जाएगी। तो हिंडनबर्ग ने उसे शॉर्ट किया था, तो इसीलिए कहते हैं अमेरिकन शॉर्ट सेलर है। तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, यानी कॉर्पोरेट हिस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी। कौन का मतलब होता है कि जब आप किसी से चोरी करके पैसा ले दे या उसको बेवकूफ़ बना के पैसा ले दे, यानी उसको धोखाधड़ी कर दे। तो चलिए, इट हैज़ बीन 18 मंथ्स सिंस आवर ओरिजिनल रिपोर्ट ऑन द अडानी ग्रुप प्रेजेंटेड ओवरवेलमिंग एविडेंस इन द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट वाज ऑपरेटिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है और मैं इसको काफ़ी एक ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उसको काफ़ी आसान में समझ। तो पहले तो ये जो बैकग्राउंड है इसमें यही सब बताते हैं जो मैंने आपको समझा दिया है। मेन यहाँ से शुरू करते हैं कि ये है मेन बैकग्राउंड बताते हैं कि आईपीई प्लस फंड इज अ स्मॉल ऑफशोर मॉरिशियस फंड बेस्ड बाय द अडानी डायरेक्टर थ्रू इंडिया इन्फोलाइन। आईएफएल एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है जिनकी मदद से ये जो अडानी के डायरेक्टर्स है, मेनली यहाँ गौतम अडानी जी और उनके भाई विनोद अडानी जी की बात कर रहे हैं, कि इन्होंने आईएफएल जो कि वेल्थ मैनेजमेंट, आप जानते होंगे अगर आपको इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये इंडिया की एक बहुत बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म होती है वो जो अमीरों के पैसों को मैनेज करती है कि उसको कहाँ लगा के कितना रिटर्न मिलेगा, वो सब। बट आईएफएल की जो खुद की हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा जो एक फ्रॉड है उनमें पहले ही आ चुकी है। तो एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो वायर कार्ड स्कैंडल है, जर्मनी का है ये खैर हमारी स्टडी में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको थोड़ी नॉलेज के लिए इतना बता दूं कि वायर कार्ड स्कैंडल लाइक इंडिया में जैसे कोल स्कैम पढ़ते हैं हम, या 2G स्कैम पढ़ते हैं, या सहारा स्कैम पढ़ते हैं, वैसे ही ये जर्मनी का स्कैम है जिसमें ये आईएफएल इंक्लूड थी। तो इनकी रेपुटेशन पहले से भी अच्छी नहीं है। मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से, जहाँ पे इन्होंने बोला कि एज डिटेल इन ओरिजिनल अडानी रिपोर्ट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो मैं आपको सीधे बताता हूँ सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने एक लाइक आप कह सकते हैं एक रिपोर्ट दी कि जो अडानी की जो इंपोर्ट वैल्यूएशन है उनके पावर इक्विपमेंट्स के ऊपर। अब आपको समझ आएगा मैंने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन क्यों दिखाया, कि जो पावर जनरेशन है, ये जो अडानी एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अगर आप कभी आप उसको स्टडी करेंगे तो अडानी का पोर्ट्स का बिजनेस है, अडानी का एफएमसीजी का बिजनेस है। एफएमसीजी में आपने अगर वो फॉर्च्यून का तेल इस्तेमाल करा होगा तो वो फॉर्च्यून जो तेल है वो अडानी विलमार, जो कि एक अडानी की एक कंपनी है, उसका वो ब्रांड है। तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इनका पावर जनरेशन है, एयरपोर्ट्स है, जस्ट नेम इट, ये हर जगह है। तो
अडानी की जो पावर जनरेशन है, अब देखिए जो अडानी पावर है, देखिए अडानी की 3 कंपनीज़ है, एक अडानी पावर, एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, एक अडानी ग्रीन एनर्जी। ये ग्रीन एनर्जी वाली तो खैर थोड़ी जो न्यूअर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये जो ग्रीन एनर्जी है, ये है, एक साइड कर दीजिए। जो मेन अडानी पावर है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। एनर्जी सॉल्यूशन इज बेसिकली द ट्रांसमिशन बिजनेस, यानी कि ग्रीन एनर्जी और पावर जितनी भी बिजली बनाएंगे इसको ट्रांसमिट करने के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का काम है। तो ये जो पावर जनरेशन है, यानी कि जो अभी जितना बिजनेस करते हैं उसमें जो मशीन चाहिए होती है, डायरेक्टर और रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कहना है कि ये जो बहुत ही अडानी ग्रॉसली ओवर वैल्यूड है इंपोर्ट वैल्यूएशन, यानी ये जो मशीन इनको खरीद रहे थे ये बहुत ही ग्रॉसली ओवर वैल्यूड है। अब ये कितनी एक्जैक्टली ओवर वैल्यूड है ये इस रिपोर्ट में नहीं कहा गया, और मैं खुद से कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये फिगर भी डिस्क्लोज किया नहीं गया। बट अगर ग्रॉसली में इतना इतना फोकस कर गया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2x से 3x तो आराम से होगा। तो अगर 1 करोड़ की मशीन है तो उसको 3 to 4 करोड़ में इंपोर्ट किया गया होगा, या 2 to 3 करोड़ में इंपोर्ट किया होगा। और ये एक तरीका है साइफन करने का, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी जो गुमनामी पैसा होता है। देखिए, अगर आप बाहर से इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और मशीन की वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़ और आप उसके लिए 3 करोड़ रुपीज़ पे कर रहे हैं, और वो जो एक्स्ट्रा 2 करोड़ अगर वो गुमनामी पैसा यानी वाइट माना जाएगा क्योंकि आपने उसको अपने बिल पे करने के लिए यूज़ किया गया। तो इस तरीके से जो मनी लॉन्डर हुई है, और ये जो एक्स्ट्रा मनी है ये मॉरिशस बेस्ड कंपनीज, जो कि अडानी जी के भाई एलिजिबली किया गया हिंडन के द्वारा, विनोद अडानी जी उस लॉन्डर्ड मनी को वापस अडानी के स्टॉक को पम्प करने के लिए यूज़ करते थे। तो अभी कैसे यूज़ करते थे ये नीचे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। तो विनोद अडानी जी क्या करते थे, ये जो जितना भी पैसा साइफन करके ये जो जितनी भी कॉन मनी है ये सब क्या करते थे, एक फंड में इन्वेस्ट करते थे जिसका नाम था ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड। और वो जो फंड था वो आगे इन्वेस्ट करता था IPE+1 फंड्स मॉरिशस में जो बेस्ड है। ये देखिए, ये इसको कहते हैं ऑनियन लेयर कॉन्सेप्ट, यानी जो मेन जो इस कोई भी अब ये कोई भी चीज़ हो उसमें जो उसमें मेन किरदार है उसको ऑनियन के सेंटर में रखे जाए, और बाहर से बहुत सारी लेयर्स ऑनियन की, तो आपको सेंटर में पहुंचने के लिए बहुत सारी लेयर्स को पील करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है जो कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर अडानी जी जिस कंपनी के डायरेक्टर अगर वही कंपनी इन्वेस्ट करती है तो सीधे पकड़ा जाएंगे कि आपने सीधे कराया, तो वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, और जो लास्ट वाला है वो जाके अडानी के शेयर्स खरीदेगा। सो ये जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड है ये बर्मुडा एक टैक्स हेवन कंपनी है। टैक्स हेवन कंपनीज होती है, मैं आपको जल्दी से 1 मिनट समझा देता हूँ। टैक्स हेवन कंपनीज होती है जहाँ पे 0 to नॉमिनल टैक्स होता है, बहुत ही मिनिमल टैक्स होता है। लाइक इंडिया में अगर आपकी इनकम 15 लाख ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, पर जो टैक्स हेवन कंपनीज है वही मुश्किल से 1-2% इसी के आसपास रिवॉल्व करता है। सेकंड पॉइंट, टैक्स हेवन कंपनीज का यहाँ बहुत ही हाई रिबेट होता है। रिबेट होता है कि आप नॉर्मली सरकार को साल भर टैक्स भरेंगे, और अगर लास्ट में आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स भर दिया है तो वो सरकार को वापस कर देगी, तो उसको हम कहते हैं सरकार ने कितना रिबेट दिया, राइट। ये बहुत ही मैं लेमन टर्म में आपको समझा रहा हूँ, कभी आप चाहें तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट नॉर्मल समझने के लिए इतना काफ़ी है। सो अब टैक्स हेवन कंपनीज में ज़्यादा हाई रिबेट होता है, यानी पहले ही आप इतना कम टैक्स भर रहे हैं और उसके ऊपर भी आपको रिबेट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये क्यों करते हैं, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े उस कंपनी में। और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस, यानी कि अगर इस देश में बेस कोई भी कंपनी है तो अगर कोई दूसरे देश वहाँ इन्वेस्टिगेशन करेगा इस देश की कंपनी के ऊपर, तो ये देश उसकी जो पर्सनल फाइनेंस इन्फॉर्मेशन है कि वो कंपनी कैसे इंगेज कर रही है और उसका बिजनेस में कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट है, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बर्मुडा, मॉरिशस हो गया, या केमन्स आइलैंड हो गया, या आपने बहुत सारे नाम से होंगे, इनको टैक्स हेवन कंपनीज कहते हैं। तो विनोद अडानी जी जो कंपनी इन्वेस्ट करते थे वो थी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो आगे इन्वेस्ट करता था IPE+1 फंड मॉरिशस में, जो मॉरिशस बेस्ड थी। अब ये जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड था, इसकी जो पेरेंट कंपनी है ग्लोबल डायनेमिक फंड, ये भी बर्मुडा बेस्ड कंपनी है। इसमें यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया कि यहाँ पे जो 2 अडानी के एसोसिएट्स हैं ये वो करते थे, यहाँ पे वो काम करते थे, और वो अमास करते थे लार्ज ट्रेडिंग पोजीशन इन द अडानी स्टॉक्स, यानी कि वो उस पैसे से अडानी के स्टॉक्स खरीदे जाते थे यहाँ पर से। और अगेन इस फंड को कौन मैनेज करता था, IIFL। इसीलिए IIFL के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है कि आप क्यों इंगेज कर रहे थे कंपनी के साथ, या तो उनको पता होगा सब या नहीं पता होगा, बट जो भी है इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो वो भी आएगी। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि जो बर्मुडा बेस्ड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो कि पेरेंट कंपनी है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड की, उनमें जो 2 एसोसिएट्स थे, द 2 अडानी एसोसिएट्स स्पेसिफिकली टू अमास द लार्ज ट्रेडिंग पोजीशन इन द शेयर्स ऑफ द अडानी ग्रुप। फिर ये बात यही आगे बताई गई कि इसको IIFL द्वारा मैनेज किया जाता था, जिसका नाम चेंज हो गया 361 प्राइवेट फंड, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और फिर आगे बताया गया कि IIFL एक पब्लिकली लिस्टेड है और ये इतने सारे उसमें इन्वॉल्व है लॉसूट, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था। फिर इसकी बात करते हैं कि जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसके नीचे यानी इसके सब्सिडरी में भी एक फंड है जिसका नाम है IPE+ फंड मॉरिशस। फिर इसमें बताया गया कि इसके भी बहुत ही छोटी कंपनी एसिड अंडर मैनेजमेंट है। तो ये इस फंड का नाम क्यों लिया गया ये मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा, क्योंकि जो सेबी के जो चेयरपर्सन है उनके उसमें जो सारी प्रॉब्लम्स आई है वो इसी फंड की वजह से आई है। और ये जो मेन फंड है IPE+ फंड मॉरिशस, इनके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी जितने पैसे को मैनेज करते हैं वो खाली 38.43 मिलियन है। यानी ये पैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट जब आप इस इंडस्ट्री में बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटा माना। तो ये जो फंड है इसको यूज़ किया जाता है तो फनल द विनोद अडानीज मनी, और वो पैसा कौन सा था, वो वही कॉनमैन वाला जो धोखेधड़ी से पैसे लिया गया था वो वाला पैसा था, उसको फनल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस कंपनी यानी कि जो फंड है IPE+ फंड मॉरिशस, इसके फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कौन है, ये है मिस्टर अनिल आहूजा, जो कि डायरेक्टर रह चुके अडानी एंटरप्राइजेस है। अडानी एंटरप्राइज यानी कि जो मेन कंपनी है अडानी ग्रुप की, और वो वहाँ 3 टर्म तक डायरेक्टर रह चुके हैं, और वो उससे पहले अडानी पावर में भी डायरेक्टर थे। यानी कि जो फंड अडानी के शेयर्स खरीद रहा है उसके जो डायरेक्टर हैं वो
यस, जो फाउंडर हैं, जो उसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, जो कि बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, वो पहले ही अडानी के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये क्लेम है हिंडनबर्ग रिसर्च का। फिर आगे अब जो तलवार लटकाई है हिंडनबर्ग रिसर्च ने, वो है सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर, यानी मिस्टर माधवी पुरी बूच के ऊपर। तो इनके ऊपर कहा गया है कि वाइल विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट शो दैट माधवी बूच, करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक इन बोथ ऑब्सक्योर ऑफशोर फंड्स यूज्ड इन द अडानी मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। कि जो मिसेस माधवी बूच है, इनका जो स्टेक है, यानी कि इनका भी हिस्सा है इन फंड्स में, जो कि अडानी के स्टॉक्स को पंप कर रहे थे। उस, अब इसको कौन मनी की, ब्लैक मनी की, जो भी है, उस पैसे को इस्तेमाल करके अडानी के स्टॉक्स को पंप कर रहे थे। तो ये तो बहुत ही बड़ा वो हो गया, मतलब इनके ऊपर तो बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया गया सेबी के चेयरमैन के ऊपर। अब यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च कहता है कि वाइल वी हैडंट रियलाइज अर्लियर कि जो सेबी के जो चेयरपर्सन है और उनके जो पति हैं मिस्टर धवल भोज, हैड हिडन स्टेक इन द एग्जैक्ट सेम ऑब्सक्योर बर्मुडा एंड मॉरिशस फंड। बर्मुडा का कौन सा है, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, और मॉरिशस का कौन सा है, आईपी के प्लस फंड 1। तो ये जो दो फंड है, इनमें चेयरमैन मैम और उनके जो हस्बैंड है, उन दोनों का स्टेक है, ये एलेज किया गया है उस विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट के द्वारा, जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च को मिला है, राइट। अब क्योंकि उनको मैनेज तो आईएफएल वाले कर रहे थे, तो उन्होंने राइट, पहले तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा ही इनकी मेनली सैलरी से आता है। सैलरी से $10 मिलियन की सैलरी है, तो ये कुछ पढ़ाई करते होंगे उस टाइम। तो यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं पूरा इनका डिटेल डिस्क्लोज कर दिया हिंडनबर्ग ने। उनका नंबर भी खैर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है, तो अब देखते हैं कि अब तो ये नंबर चेंज हो गया होगा, बट जो भी है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम, तो देखिए अब यहाँ पे एक मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट का एक रूल है कि नो डबल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अगर आप जॉब करते हैं, तो कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि उससे अगेन जो इंटेग्रिटी है वो जेपरडाइज होगी। कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि जो भारतीय सरकार में जो कोल मंत्रालय है, यानी कि जो कोयला मंत्रालय है, वहाँ का मैं सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ, और मैं किसी एक कोल की कंपनी में भी एक होल टाइम डायरेक्टर हूँ, तो मैं पहले ही उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि अब भारतीय सरकार इस जगह पे नई माइन खोलने वाली है, तो आप पहले यहाँ कोई लैंड ले लीजिए या कुछ भी, जैसे कि मेरी कंपनी को फायदा हो। इसीलिए ये गलत है। तो इसीलिए सरकार का क्लियर नियम है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अपॉइंटेड है, तो आप किसी भी दूसरे ऑफिस में नहीं जा सकते। सो नाउ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। So on 22nd March 2017, just week ahead of her politically sensitive appointment, Madhavi's husband Dhaval Bhuj wrote to Mauritius fund administrator Trident Trust, जो मॉरिशस बेस्ड है, देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो बर्मुडा बेस्ड है उसके एडमिनिस्ट्रेटर है आईएफएल, और ये जो मॉरिशस बेस्ड है इसके एडमिनिस्ट्रेटर है ट्राइडेंट ट्रस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो उसको पूरा देख रेख करते हैं उसके। तो उससे पहले कि उनकी पत्नी की अपॉइंटमेंट हो एज ए सेबी होल टाइम मेंबर। देखिए एक मेंबर, एक बोर्ड होता है सेबी का, और उसमें चेयरपर्सन होते हैं या होती हैं। तो पहले जो माधवी जी हैं, ये पहले वहाँ की, माधवी जी या कोई भी हो, वो पहले वहाँ का मेंबर बनेगा, और मेंबर जब वो अपना कुछ टर्म सर्व करेगा, उसके बाद ही उसको चेयरपर्सन बनाएंगे, जो भी उनमें से एलिजिबल होगा, ठीक है। तो जैसे 2017 में इनको होल टाइम मेंबर बनाते हैं, इनके पति कहते हैं कि अब क्योंकि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि बहुत विरोध हो रहा था या कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव था, तो इनके जो पति हैं वो कहते हैं कि जो इन दोनों ने मिलकर प्लान किया कि ये अगेंस्ट ऑफ हिंडनबर्ग का कहना है कि ये जो फंड है इसमें से हम दोनों के नाम पे है, तो ये सिर्फ अपने पति के नाम पे सारे ट्रांसफर कर दें। तो वो जो अगेन जो विसल ब्लोअर है, उन्होंने एक लेटर लिखा टू द ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसकी कॉपी भी यहाँ पे शेयर की गई है कि वी धवल भोज एंड माधवी पुरी भोज हियरबाय रेफर टू आवर अकाउंट विद इन द फंड रजिस्टर्ड इन आवर जॉइंट नेम, वी हियरबाय रिक्वेस्ट दैट द डेट ऑफ दिस लेटर अकाउंट्स बी रजिस्टर्ड सोलली इन द नेम ऑफ धवल भोज। ये आज की तारीख से जब हम ये लेटर लिख रहे हैं कि अब इसे ये सिर्फ धवल भोज जी के नाम पे होगा, माधवी भोज जी का नाम इसे हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो एक सेबी की बोर्ड मेंबर बनने वाली है। इन द लेटर अकाउंट, फिर बाद में आगे बढ़िएगा, फिर बाद में ये लोग रिडीम कर लेते हैं अपने पैसा, जिसकी वैल्यू थी $873,000 अराउंड, लाइक इसको आप ऑलमोस्ट 9, क्योंकि 872 है, राइट। तो 1 मिलियन होता है अराउंड 8.2 करोड़ रुपीज़ के आसपास, तो ये कुछ ऐसा 7 करोड़ के आसपास होगा। तो इनकी वैल्यू थी उस फंड में, जिसको कि ये रिडीम कर लेते हैं, राइट। Later on 25 February, during Bush tenure as a whole-time member of SEBI, whistleblower document shows he personally wrote to Infoline, India Infoline, कंफ्यूज मत कीजिएगा, नाम चेंज हो गया, 360 हो चुका है, बट आईएफएल उस टाइम पे नहीं होगा शायद, तो इंडिया इन्फोलाइन इज आईएफएल, ओके, यूजिंग अ प्राइवेट अकाउंट डूइंग बिजनेस थ्रू हर हस्बैंड्स नेम, कि लिख हो रही हैं बट अपने पति का नाम इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि आपने पंचायत सीरीज देखी, तो उसमें प्रधान पति होते हैं, राइट। सो प्रधान तो पति होते हैं बट नाम पत्नी का होता है, तो यहाँ पे नाम पति का है, काम पत्नी कर रही है, बट जो भी है। सो अब आगे हिंडनबर्ग ने बोला कि जो सेबी की जो चेयरपर्सन है, वो 1000 ऑफ मेन रेप्यूटेबल ऑनशोर इंडियन म्यूचुअल फंड्स, या जितने भी इतने सारे रेप्यूटेड कंपनीज हैं इंडिया में, सबको उनको मैनेज करना है, बट उनका खुद का अकाउंट एक छोटी सी, अब आपको पता चलेगा कि मैंने $38 मिलियन क्यों बोला था, कि $38 मिलियन इन द मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री इज लाइक अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, ये जेपी मॉर्गन हो गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में वो मैनेज करते, $38 मिलियन लाइक पेनीज फॉर देम। तो यही हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी की चेयरपर्सन, जो कि इतने बड़े बड़े रेप्यूटेड इंडियन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं, वो ऐसा क्यों कर रही है, वो इतनी छोटी कंपनी में उनका स्टेक क्यों है, और वो भी खासकर उस कंपनी में जिसमें अडानी जी के डायरेक्टर ही 1-2 मेन एसोसिएट्स हैं, और वो भी उस कंपनी में जिसको आईएफएल के साथ भी लिंक है, जो कि पहले ही इतना लाइक, जो मैंने बोला कि उसमें सब इंक्लूड है, वायर कार्ड स्कैंडल में इंक्लूड है, एंड जो कंपनी अडानी कैश साइफरिंग स्कैंडल में मौजूद है, तो उसमें इनका स्टेक क्यों है, तो ये क्वेश्चन मार्क इसका गया। फिर आगे ये लोग थोड़ी हेडलाइंस दिखाते हैं, जो कि अलग अलग लाइक न्यूज़ पोर्टल्स ने पिछले 1.5 साल में करी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेबी हैज ड्रॉन ब्लैंक इन इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू हू फंडेड अडानी सॉफ्टवेयर शेयर होल्डर्स। इस सेबी ने भी अब बिल्कुल बंद कर दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, क्योंकि लाइक इलेक्शन से पहले एक मामला काफ़ी गर्म था। सो मुझे याद है कि मार्च 2020, राइट, लाइक 2024, सो मार्च इलेक्शन से पहले मार्च में बात चल रही थी कि मार्च में आ जाएगा रिजल्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अडानी अपनी सॉरी जो सेबी है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगी, बट सेबी ने कहा कि हमें 2 महीने और चाहिए। फिर वो हुआ था कि मई में आएगा, बट मई में भी नहीं आया, उसके बाद तो कुछ हियरिंग ही नहीं हुई है, कुछ न्यूज़ बाहर आई नहीं है, अगर हुई भी है तो।
फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में आप जानते हैं कि इंडिया जीत गया, तो बिल्कुल न्यूज़ बाहर नहीं आ रही, पता नहीं क्या चल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी हैज़ ड्रॉन अ ब्लैंक इन इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू हू फंडेड अडानीज़ आल्सो शेयर होल्डर्स, राइट। फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में, यही सब बताया गया है जो लाइक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और सेबी ने हिंडनबर्ग ने दो, जैसे कि ये दो फंड तो मैं आपको बताया, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड आईपीई प्लस फंड वन, इसके अलावा पहले भी जो ईएम रिसर्जेंट फंड थे और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड थे, इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए थे हिंडनबर्ग ने, और उन्होंने ये भी बोला है अपनी नई रिपोर्ट में कि अभी तक इन दोनों के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, राइट। और हिंडनबर्ग ने फिर ये भी मेंशन किया ऊपर कि किस तरह से 40 इंडिपेंडेंट मीडिया एजेंसीज ने उनकी रिपोर्ट यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इस्तेमाल करा सब चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए, बट सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, राइट। उन्होंने अडानी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और छोटी सी पेनल्टी लगाई और टेक्निकल वायलेशन का नाम लेकर इतनी बड़ी चोरी को रफा दफा कर दिया। ये सब बोला है हिंडनबर्ग ने। और हिंडनबर्ग ने बोला कि ऊपर हमारे ऊपर एक नोटिस भेज दिया कि तुमने जो अडानी के ऊपर जो अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी बॉन्ड मार्केट के अंदर, उनको डिस्क्लोज कीजिए। खैर ये तो अभी बोला है हिंडनबर्ग ने, बट हिंडनबर्ग ने ये पहले ही डिस्क्लोज कर दिया गया, और कुछ बहुत ही छोटा सा अमाउंट $3-4 मिलियन आई गेस, या इसी के आसपास, या डबल डिजिट में भी होगा तो टेंस में ही होगा, ट्वेंटीज़ में भी नहीं हो, तो इतना छोटा अमाउंट हिंडनबर्ग ने कमाया इससे। तो इससे हिंडनबर्ग ने भी क्लियर कर दिया कि हमने नॉर्मली अपनी शॉर्ट पोजीशन ली थी, हम हर बार लेते और हमने जितना वो हमने कमाया वो आपको दिखा भी दिया। सो ये सब बोला है हिंडनबर्ग ने। तो आगे ये बोलते हैं कि फ्रॉम अप्रैल 2017 टू मार्च 22 व्हाइल माधवी बूच वाज अ होल टाइम डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन एट सेबी, शी हैड 100% इंटरेस्ट इन एन ऑफशोर सिंगापुरियन कंसल्टिंग फर्म कॉल्ड अगोरा पार्टनर्स। तो यही वो पॉइंट है जो कि हमने पहले बताया था कि जब ये सेबी की चेयरपर्सन थी या उससे पहले मेंबर थी, उस टाइम पे ये एक अगोरा पार्टनर्स करके एक सिंगापुर में कंसल्टिंग फर्म है, वहाँ की 100% इंटरेस्ट थी, सॉरी इनमें यस उनमें 100% शेयर होल्डर थी। तो अगर शेयर होल्डर है तो यानी ये वहाँ की एक तरीके से मालिक है, राइट। बट इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप डबल ऑफिस नहीं रख सकते, तो ये भी एक क्लियर वायलेशन है। सिमिलरली फिर बाद में अगेन जैसे आप यहाँ लिखा लाइकली रियलाइजिंग द पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ द इंटरेस्ट were it ever revealed she transferred stake in the Agora partner on her husband's name, Mr. धवल बूच, पर सिंगापुर ने शेयर ट्रांसफर डिटेल्स, तो यहाँ पे भी डिटेल दी गई है। बट देखिए अगेन क्या करा गया कि जितने भी शेयर्स अपने नाम पे थे वो अपने पति के नाम पे कर दिए गए, राइट। तो ये कर भी कब, जब ये देखिए यानी कि इन अप्रैल 27 माधवी जॉइन द होल टाइम मेंबर एंड बिकेम चेयरपर्सन बनने के बाद किया गया ये, ताकि ये न्यूज़ अभी बाहर बाद में है, तो ये पहले बोलते हैं कि मेरा तो वहाँ स्टेक है नहीं, वहाँ मेरे पति का स्टेक है। सुन लो। सो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है मिस्टर माधवी जी के लिए, जो कि हिंडनबर्ग ने डिस्क्लोज किया कि ड्यूरिंग माधवीज बुश टेन्योर एज द होल टाइम डायरेक्टर एट द सेबी, हर हस्बैंड वाज अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू ब्लैकस्टोन, ही हैड नॉट वर्क फॉर अ फंड इन रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट बिफोर। मतलब उन्होंने कभी उस जो फील्ड में जा रहे हैं कि मान लो क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप क्रिकेट खेलना आता है और आपको सीधे टीम का कैप्टन बनाया जाए, कोच बना दिया जाए, ये ऐसी बात हो जाएगी सीधे। पर धवल जी का लिंक्डइन कहता है कि ही हैज़ अ डीप एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट एंड ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ सप्लाई चेन, क्योंकि उन्होंने जैसे कि आप पढ़ सकते हैं उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, वहाँ पे वो एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे, ऐसा ही कुछ आप पढ़ सकते हैं, वही लिखा गया है। सो नाउ अब ये ब्लैकस्टोन में क्यों ज्वाइन करा गया, ये नीचे हिंडनबर्ग ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर किया गया। ब्लैकस्टोन हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर एंड स्पॉन्सर ऑफ द रीट्स एंड नेसेंट एसेट क्लास इन इंडिया। फिर आपको रीट्स मतलब होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी ऐसा होता है कि अगर आप कोई रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते तो आप एक रीट्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो जाके जब वो पैसा बहुत सारा बहुत लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो जाके प्रॉपर्टी खरीदेगी, और वो प्रॉपर्टी का टाइम धीरे धीरे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी उससे आपका जो शेयर होगा पर्टिकुलर वो भी बढ़ेगा। और डिविडेंड क्या होता है नॉर्मली, लाइक उस प्रॉपर्टी से अगर कुछ रेंट आया या कुछ भी इनकम हुई तो उसको डिविडेंड भी बांट दिया जाता है, तो उसको रीट्स कहते हैं। इसे नेसेंट एसेट क्लास इन इंडिया, यानी कि एक उभरती हुई एसेट क्लास है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। नाउ ड्यूरिंग धवल बूच टाइम्स एज सीनियर एडवाइजर व्हाइल हिज वाइफ वाज अ सेबी ऑफिशियल, ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर्ड माइंडस्पेस एंड नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट इंडिया सेकंड एंड फोर्थ रीड टू रिसीव सेबी अप्रूवल टू पब्लिकली आईपीओ। यानी कि सेबी जब तक माधवी जी वहाँ सेबी की जो बोर्ड मेंबर थी, तब जो ब्लैकस्टोन की जहाँ पे उनके पति को काम एक सीनियर एडवाइजर की जॉब मिली थी, वहाँ उस ब्लैकस्टोन कंपनी के जो दो बहुत ही बड़े रीड्स थे, जो कि जिनका नाम आप पढ़ सकते हैं, जो कि है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट और माइंड स्पेस। अगर आप अभी अपने स्टॉक ऐप खोलेंगे ग्रो जो भी यूज़ करते हैं वहाँ पर सर्च करिए, ये दोनों लिस्टेड है, माइंड स्पेस एंड नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। तो ये कहा गया कि जब माधवी जी यहाँ पे बोर्ड में थी तभी दोनों को आईपीओ के लिए सहमति दी गई थी सेबी की तरफ से। सो ड्यूरिंग कुछ टाइम एडवाइजर ब्लैकस्टोन सेबी हैज अप्रूव्ड एंड फैसिलिटेटेड मेजर रेगुलेशन चेंजेस, मतलब आप जानते हैं सेबी मार्केट रेगुलेटर को जितनी भी सब इंस्टेंट रेगुलेशन चेंज करती है या कुछ कंपनी थोड़ी टेक्निकली बढ़ा सकती है, हम भी कर सकती है, तो ये सब सेबी अंडर आता है। तो अगेन जैसा कि आपने बोला थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, तो पे आगे हिंडनबर्ग ने बोला गया कि इन्होंने यानी ये जो सेबी उस टाइम पे आप इन्होंने लिखा कि सेम माधवी बूच बिकेम चेयरपर्सन इन 2022, सेबी हैज प्रपोज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड a draft होगा of REIT legislation of significant benefits to the Blackstone as the largest REIT sponsor in India। तो इस तरीके से चेंज किया गया कि ब्लैकस्टोन को फायदा हो, और 2023 दिसंबर में यानी पिछले साल के आखिरी महीने में जो ब्लैकस्टोन है उन्होंने कैश आउट किया अपनी इन्वेस्टमेंट पे विद वॉपिंग $853 मिलियन। ये मतलब पिछले साल का सबसे बड़ा ब्लॉक ट्रेड होता है, ठीक है। ब्लॉक ट्रेड होता है यानी कि जहाँ पे एक खरीदा दूसरा बेचा, यानी कि सेम एक होता है बल्क डील, एक होता है ब्लॉक डील, राइट। सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस सेबी चेयरपर्सन नाउ, अब ये एक अलग इन्होंने पता नहीं लाइक देयर इज अ ओल्ड सेइंग कि अ फिश विद माउथ क्लोज नेवर गेट कॉट, बट इन्होंने अपना माउथ बंद नहीं रखा और हर जगह बोलते रहे कि रीट्स में इन्वेस्ट करो, रीट्स में इन्वेस्ट करो, ये इंडिया में आगे जाके होगा। तो इन्होंने लिखा कि ड्यूरिंग इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच हैज टाउटेड REITs as her favorite product for the future and urge investor to look positively upon the asset class। लाइक यहाँ तो सबको बोल रही है कि शेयर मार्केट बहुत ही हाई है, आप इन्वेस्ट मत करो, या बोल रही है कि फ्यूचर ऑप्शंस आर नॉट फॉर द मिडिल क्लास, के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की है, बट इन दोनों की सेम जबान है। तो यहाँ पे तो बोल रही है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट मत करो और बोलिए रीट्स में इन्वेस्ट करो, वाइल मेंटेनिंग दो स्टेटमेंट्स दैट शी ओमिटेड, कि मेंशन करना इन्हें नहीं जानबूझ के नहीं बोला कि इनके पति जो है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर इस एसेट क्लास की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आई एम श्योर कि उनके पास खुद भी काफ़ी ज़्यादा वो शेयर्स पड़े होंगे जो भी होंगे। तो ये बात है।
फिर जैसा आप देख सकते हैं सेबी चीफ सेज न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विल इक्वल द साइज ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट की एक दिन रीट्स का साइज इंडियन इक्विटी मार्केट के बराबर जाएगा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो यही सब बात थी। तो फिर एक और है इंडियन एडवाइजरी। देखिए ये अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है जो मैंने बोला कि डबल ऑफिस। तो इंडियन एडवाइजरी करके एक कंसल्टिंग फर्म है जिनमें 99% स्टेक माधवी जी का है। तो अगेन डबल ऑफिस है तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी इनके लिए। तो यही है। फिर ये मेन जो हिंडनबर्ग का कहना है वो ये कहना है कि क्या सेबी लायक भी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे अडानी केस के ऊपर, क्योंकि सेबी के चेयरपर्सन है, उनके सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये एक अगेन एक नई कहानी शुरू हो जाती है और हम कल यानी मंडे को देखेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट रहता है स्टॉक मार्केट के ऊपर और क्या इंपैक्ट रहता है खासकर अडानी के शेयर्स के ऊपर। मेरी सलाह अडानी के इन्वेस्टर्स को ये रहेगी, पहले तो मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए करता हूँ कि इतने जो एब्सर्ड वैल्यूएशन पे जो शेयर ट्रेड करते हैं इनको ट्रेड ही करिए और छोड़िए, इनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर आप करते हैं आप, अब जैसे कुछ लोगों ने जी को जो पार्टनर नहीं करा, उन्होंने अपनी ये भी देखिए उन्होंने अपनी टोटल वेल्थ कितना करा। अगर आपने अपने टोटल वेल्थ का 2-3% एलोकेट किया तो आप सेफ है। बट कुछ लोग होते हैं जो 20%, 30%, 50% सारा पैसा लेकर नहीं मिलता, तो ऐसी गलती मत करिए। प्लीज़ अपनी रिसर्च करिए और अब कल देखेंगे क्या होगा, इसका कितना असर पड़ेगा, या तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा या छोटा असर पड़ेगा या बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। क्या तीसरा केस बहुत ही मुश्किल है कि बिल्कुल असर ना पड़े, बट जो भी आप देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी डिटेल एनालिसिस पसंद आई तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो अगली बार मैं और रिसर्च करूँगा और क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।